हेलो बच्चों, वेलकम टू द उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, पिछले 2 क्लास में एसिड एंड बेस के अंदर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को और बेस को समझने की कोशिश की थी और फिर हम लोगों ने इंडिकेटर्स को देखा था। आज हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को। ठीक है, कि एसिड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। मतलब क्या होगा या क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं, देखिएगा जब भी बच्चों एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होगा तो बनाएगा क्या, सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होगा ये होगा बच्चों मेटेलिक सॉल्ट। दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा। एज वेल एज उसके साथ कौन सा गैस बनेगा, सब्सिडरी प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन गैस बनेगा और इट विल इवॉल्व। ये गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मेरी बात को समझिएगा। तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, ये बनाता है सॉल्ट और सॉल्ट के साथ साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करता है। समझिएगा ना, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, जिंक प्लस H2SO4 की क्या होगा। देखो, जिंक जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, तो हमारा जिंक सल्फेट यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, और साथ साथ में कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ना। मैंने डायरेक्शन ऊपर इसलिए दिया बिकॉज यहाँ पे ये गैसेस क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन मैंने इसका ऊपर दिया हुआ। इवॉल्व मतलब बाहर निकलना। ठीक है, देखो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये हमारा सॉल्ट हो गया, प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। आयरन प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। तो इन तीनों एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करे या जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। आप हर एक सॉल्ट में देख रहे हैं जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है। वैसे तो सॉल्ट्स में मेटल की प्रेजेंस होती ही है जनरली ना। ऐसे सॉल्ट्स को बच्चों हम लोग मेटेलिक सॉल्ट भी कहते हैं, तो ये भी दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये हमारे कैसे सॉल्ट है, मेटेलिक सॉल्ट है। और साथ साथ में कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारा क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ। अब देखो, ये तो सिंपल सा रिएक्शन है जो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। बट यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस, मैं बता दूं, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है विद अ साउंड व्हिच इज कॉल्ड पॉप साउंड। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ये एक साउंड के साथ रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉप साउंड। अच्छा देखो, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि जब भी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो हाउ कैन वी टेस्ट इट, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे, समझिएगा। हम हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो देखो, आप में इसमें से किसी भी एग्जांपल को आप उठा सकते हैं कि जिंक के ग्रैन्युल्स हम लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे और उसके बाद हमारा जिंक सल्फेट बनेगा। जैसे ये देखो, हम सिंपल केस क्या ले सकते हैं कि हमने जिंक के ग्रैन्युल्स को लिया लेबोरेटरी में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को लिया, इन दोनों के बीच में हमने रिएक्शन करवाया। जिंक के ग्रैन्युल्स और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हमने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया। समझिएगा मेरी बात को। अब जिंक के ग्रैन्युल्स और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जिंक सल्फेट हमारा जो प्रोडक्ट बनना होगा, मेन प्रोडक्ट, वो हमारा बन जाएगा। और अब जो वहां पे गैसेस रिलीज हो रहा है उसके पास क्या करो, एक बर्निंग कैंडल ले आओ। ऐसे एग्जांपल आपकी ऐसा एक्टिविटी आपके बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वहां पे आप क्या लाइए, एक बर्निंग कैंडल ले आइए। जब आप वहां पे एक बर्निंग कैंडल को ले आएंगे तो उस बर्निंग कैंडल में क्या होगा, एक पॉप साउंड वो वहां पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो पॉप साउंड आपको मिलेगा और साथ साथ में वहां पे क्या होगा, थोड़ी स्पार्कलिंग होगी, चिंगारी जैसा निकलेगा। ठीक है, तो दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ व्हिच गैस, हाइड्रोजन गैस। तो वो शो करता है कौन से गैस की प्रेजेंस को, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को। ठीक है, देखो ये तो एक तरीका है ही। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात कि मैं बता दूं कि हाइड्रोजन गैस इज हाईली फ्लेमेबल इवन एट लो टेम्परेचर। हाइड्रोजन गैस बहुत ही फ्लेमेबल होता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है, वो भी कम टेम्परेचर में भी। हम लोग मेटल और नॉन मेटल के अंदर लो टेम्परेचर वाली कंडीशन को हम लोग स्टडी करेंगे जब मैं आपको मेटल का रिएक्शन बताऊंगा विद हाइड्रोजन, समझना। तो हाइड्रोजन गैस इज हाईली फ्लेमेबल, हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्वलनशील होता है इवन एट लो टेम्परेचर। We can safely test it by conducting small quantity of hydrogen, collecting by small quantity of hydrogen gas after the reaction of acid with metal। समझना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
हम जो है वो जो भी रिएक्शन हमने किया है मेटल और एसिड के बीच में, उसको रिएक्शन कराने के बाद ये जो भी हाइड्रोजन गैस है उसको हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल सकते हैं, है ना। और उसे उस टेस्ट किट के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम उसे डालेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके पास हम क्या लेके आएंगे, उसके पास हम कैंडल लेके आएंगे, और जैसे ही कैंडल लेके आएंगे और उससे जब हम निकालेंगे, उसे खोलेंगे, तो वहां से कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और उसके कारण से वहां पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज पॉप साउंड। और जब वो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा तो दैट विल शोज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट विल शो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूं, समझना मेरी बात को। देखो भाई, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन गैस इज हाईली फ्लेमेबल, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हाइड्रोजन गैस, ठीक है, को बर्निंग कैंडल के पास लेके आएंगे, जब हाइड्रोजन गैस को बर्निंग कैंडल या हम स्पार्कलिंग के पास लेके आएंगे जहां पे भी आग होगा, तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, एक साउंड क्रिएट करेगा, दैट साउंड विल बी पॉप साउंड, ठीक है, फट फट करके ऐसे चिंगारी के साथ जो साउंड आता है ना, दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड, समझना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि वी कैन सेफली टेस्ट इट बाय कलेक्टिंग द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब जो हाइड्रोजन गैस है रिएक्शन करने के बाद आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो जब हम एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने के बाद जो हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा, उस हाइड्रोजन गैस को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कहां कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे टेस्ट ट्यूब में। और कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लाके उसके पास में होल्ड करेंगे। एक बर्निंग कैंडल को उसके पास में हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। पहले तो हम हाइड्रोजन गैस को ड्यूरिंग द रिएक्शन कलेक्ट कर लेंगे, मान लो जिंक ग्रैन्युल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन गया जिंक सल्फेट, और साथ साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस बन गया। तो उस हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, और उसके पास हम क्या लेके आएंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। अब जब हम उस बर्निंग कैंडल के पास हम इस हाइड्रोजन गैस को खोलेंगे, तो उसके कारण वहां पे एक साउंड क्रिएट होगा। अगर साउंड पॉप साउंड होता है तो दैट विल शोज द व्हाट, दैट विल शो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब वहां पे कौन सा गैस इवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो भी मैंने आपको बताया। नाउ ये तो हो गया पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। दूसरा हमारे पास है दैट इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, कि क्या होगा जब एसिड मेटल से नहीं मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात कि यहां पे है रिएक्शन विद मेटल। अच्छा, जब रिएक्शन विद मेटल था तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रहा था। जब हम रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड लेंगे तो मेटल में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन में क्या ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो बताओ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा ना। मतलब अब जो हमारा बनेगा क्या बनेगा कि सर मेटल ऑक्साइड होगा प्लस एसिड होगा। एक चीज तो श्योर है कि सर मेटल और एसिड है तो सॉल्ट बनाएगा, तो भाई सॉल्ट अपना बन जाएगा। साथ में मेटल में आपका सर ऑक्सीजन भी था, मेटल ऑक्साइड था, तो वो जो ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है और यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो दोनों मिलकर क्या बना देगा, वाटर, है ना। तो देखिए रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड के अंदर क्या क्या हमारे पास है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड्स क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत ही सिंपल है भाई। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को निकाल दो, अगर हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो वैसे ही मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा, और जब मेटल एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन तो ऐसे ही बनाना था, तो ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, वाटर। तो जो हमारा हाइड्रोजन था यहाँ किसमें चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, जैसे यहाँ पे हम बना रहे थे वैसे यहाँ पे भी बनाएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड हो गया हमारा ये, प्लस क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या, वाटर। फिर हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी मेटलिक ऑक्साइड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में क्या, वाटर। अब देखो बहुत बार जैसे आपको लिखा हुआ मिलता है कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। बहुत बार लिखा हुआ मिलता है कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब देखिए हमने एसिड एंड बेस पढ़ा हुआ है ना, हमने एसिड एंड बेस पढ़ा हुआ, हम जानते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज अभी वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोक्साइड बनाने का साफ साफ मतलब है OH माइनस आयन के किसके लिए भाई, बेसिस के लिए। आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और जो हमारा H प्लस आयन है वो किसके लिए है, एसिड के लिए, ठीक है ना। देखो दूसरा सिंपल तरीका पता क्या, देखो जो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना, मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है रिएक्शन कराने के पानी के बाद, उस मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या करो, बढ़िया सा एक लिटमस पेपर लो, ठीक है, उसमें उसे स्टिप करो, डालो। जब आप उसमें उसे डालेंगे लिटमस पेपर को, अगर वो उसका कलर ब्लू कर देता है तो साफ साफ है बेसिस में ब्लू, एसिड में रेड, है ना। तो अगर ब्लू होता है इसका मतलब वो क्या हमारा बेस है, ठीक है। हमारे पास
और भी एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी मेटल ऑक्साइड प्लस हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। और ये इसका यहाँ पे एक्चुअली कलर चेंज होता है। कॉपर ऑक्साइड बच्चों होता है ब्लैक कलर का और क्यूप्रिक क्लोराइड होता है ब्लूइश ग्रीन। तो कलर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि बताइए जब ब्लैक कलर से ब्लूइश कलर में टर्न होगा तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा, कलर के नाम तो आपको याद रखना पड़ेंगे, तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स की तरह लॉजिकल तो है नहीं। तो ब्लूइश ग्रीन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अगली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, ये है हमारा एक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। एक्शन विद मेटल कार्बोनेट मतलब जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बिकॉज हम प्रॉपर्टीज पढ़ किसके रहे हैं, एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए देखिए। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट तो हमारा बनेगा ही बनेगा, बिकॉज मेटल और एसिड मिलके, समझिए, मेटल और एसिड मिलके सॉल्ट तो बना ही रहा था। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट में जो मेटल है वो मेटल और ये एसिड मिलके सॉल्ट बना दिया। इसमें बचा क्या सर, तो बचा इसमें कार्बोनेट है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये कार्बोनेट नहीं होता, लेट सपोज कि मान लो ये कार्बोनेट हम हटा देते तो क्या हुआ, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इतना तो श्योर है कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए और सॉल्ट बनना चाहिए। तो देखिए सॉल्ट हमारा बन गया, लेकिन साथ साथ में क्या, कार्बोनेट CO3। अब जैसे यहाँ पे कार्बोनेट हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाया, वाटर। इसलिए यहाँ पे हमारे पास बनता है क्या, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाया, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नहीं समझ में आया, देखो सिंपल तरीके से समझिए कि सर जब हमारे पास मेटल प्लस एसिड था तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को बन रहा था, मेटल प्लस एसिड था तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा था ना। जब हमने मेटल ऑक्साइड दिया तो ऑक्सीजन वाला इसमें हाइड्रोजन से जुड़ा तो क्या बना दिया, वाटर। तो फिर हमने बोला कि भाई जब मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर होगा। अभी मेटल ऑक्साइड नहीं हमारे पास है मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल तो है ही, तो इतना तो श्योर है कि सर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए। लेकिन कार्बोनेट जो हमारा CO3 है, उस CO3 के कारण एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, और दूसरा हमारा क्या, वाटर H2। ये बस समझाने का तरीका हुआ ताकि मतलब आप इसे समझ सको, ठीक है। देखो तो क्या बनाएगा, मेटलिक सॉल्ट या सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे भूल के बताने के लिए जरा समझना, देखो बाबू ध्यान देना बच्चों कि ये हमारा जो है ना, एक तरीके से अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं मेटल क्या कर रहा है, बार बार हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन को। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मेटल कार्बोनेट के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट बन गया हमारा, ठीक है। और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट, जिसे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब ये जो हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसे हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, जैसे हमारा ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये जब हमारा रिएक्शन होगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मतलब जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तब क्या होगा, तब भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनेगा, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो हाइड्रोजन आ गया, तो भाई बैलेंस करेंगे ना इस वाटर से, वाटर में हाइड्रोजन है ना, उससे बैलेंस करेंगे, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है कि प्लस H2 हम अलग से लगा दें, ठीक है। तो ये हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के ऊपर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो बेसिकली जब कोई एसिड जिसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, H+ आयन को रिलीज करेगा, हम जानते हैं। तो जो जितना ज्यादा आयन को फॉर्म करेगा, जो जितना ज्यादा आयन को फॉर्म करेगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग।
और जो जितना कम आयन को फॉर्म करेगा वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है, वेरी सिंपल। तो जो जितना ज्यादा आयन को फॉर्म करेगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग, और जो कम आयन को फॉर्म करेगा वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड और इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स सपोज कि मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड का। अब देखिए जब मैंने 10 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का ले लिया, या मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लिया, और अगर इसमें से 10 के 10 आयन फॉर्म कर दे, 10 मॉलिक्यूल मैंने हाइड्रोक्लोरिक का ले लिया और इसमें 10 में से 10 आयन को अगर ये फॉर्म कर दे, ठीक है, तो टोटल फॉर्म आयन कितना हो गया, 10, और टोटल प्रेजेंट मॉलिक्यूल कितना है, 10, काटेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाए कितनी, 1, तो वो हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, इसका मतलब वो हमारा क्या, वीक एसिड है। ये हमारा क्या हो गया, इसको शो करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड को, और ये किसको शो करेगा, वीक एसिड को। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म क्या, जरा समझिएगा। देखो बच्चों, जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं आयंस फॉर्म करता है। आयन कब बनेगा, आयन कब बनेगा, जब वो टूटेगा, जब वहां पे डीकंपोजिशन होगा तभी तो आयन बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक हो या एसिटिक हो या फास्फोरिक हो, हर जगह पे क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, एक प्लस आयन में दूसरे माइनस में, प्लस आयन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। तो हर केसेस में क्या कर रहा है, ये आयंस को फॉर्म कर रहा है। अब ये आयंस को फॉर्म कर रहा है तो एक तरीके से ये टूट भी रहा है, तो इसे हम डिसोसिएशन कह सकते हैं। डिसोसिएशन का मतलब क्या, टूटना, डिसोसिएट होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसे हम दिखाते हैं किससे, अल्फा से दिखाते हैं। तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है कि अगर मुझे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, तो मैं इस मेथड से फाइंड आउट कर सकता हूं। अल्फा क्या हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, या आप इसे बोल सकते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एग्जिस्टिंग एज आयन, मतलब जितने आयंस बन रहे हैं, 20 मॉलिक्यूल है और 20 में से 20 आयन बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आयन फॉर्म कितना हो गया, 20। टोटल प्रेजेंट मॉलिक्यूल कितना है, 20, काट देंगे कितना आएगा, 1। ठीक है, तो जितना आयन बनेगा उसको ऊपर लिखेंगे और उसमें कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसे नीचे लिखेंगे। जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल, आयन कितना बना, 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने उसे काटा तो टोटल आयन कितना था, 10, और ये टोटल मॉलिक्यूल कितना था, 10 काटे तो कितना आ गया, 1। तो मैंने बोला कि जब इसमें से क्या हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उतने आयन बन रहे हैं, तो जब कंप्लीट आयन को फॉर्म कर देगा, जब कंप्लीट आयन को फॉर्म कर देगा तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वैसे भी मैंने बोल दिया कि जितना ज्यादा बनाएगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जब कम बनाएगा तो वो हमारा क्या होगा, वीक होगा। मान लो अगर 6 मॉलिक्यूल में से 4 आयन बनाते, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल में से कितना आयन बनाते, 4 आयन बनाते, तो 4/6 होगा। 4/6 की वैल्यू काट के कितनी आएगी, जो भी आएगी, ठीक है, 2/3 आएगा। ठीक है, 2/3 आएगा, 0.66 समथिंग आएगा। तो ये भी क्या हमारा लेस देन 1 है ना, ये भी लेस देन 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, वीक एसिड हो जाएगा। तो अगर अप्रॉक्स 1 या इक्वल टू 1 हो अल्फा की वैल्यू तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर कम हो, लेस देन 1 हो, तो वो हमारा क्या, वीक एसिड। समझ में आई बात ना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हम एसिड में वाटर डिसॉल्व करते हैं ना, हम एसिड में वाटर डिसॉल्व करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है क्या, वीक एसिड हो जाएगा, या अगर एक वीक एसिड को में से अगर हम वाटर का अमाउंट कम कर दे तो क्या एक वीक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चों, जरा समझना मेरी बात को। जैसे मैं अगर एक एसिड लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए मैं एक एसिड लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझना, मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने इसे कंसंट्रेटेड से क्या कर दिया, मैंने इसे कंसंट्रेटेड से क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट कर दिया। मेरी बात को जरा समझना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है वो डिपेंड करता है कि वो कितना आयन फॉर्म कर रहा है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितने आयंस को फॉर्म कर रहा है। वो जितना ज्यादा आयन फॉर्म करेगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, कम आयंस को बनाएगा तो वो हमारा क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, मेरी बात को जरा समझिएगा। लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताइए कि मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, मैंने वाटर में क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया। मैं ये नहीं बोलूंगा एसिड में मैंने वाटर को मिलाया, बिकॉज आगे हमें पढ़ना है इस चीज को कि हम एसिड में वाटर को नहीं डिसॉल्व कर सकते, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर को। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। देखिए,
तो जब हम एसिड और वाटर को मिलाएंगे आपस में, मतलब वाटर में जब हम एसिड को मिलाएंगे तो ये एसिड जो है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर रहा है। अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर गया, इसलिए यहाँ पे ये गाढ़ापन से क्या हो जाएगा, फीका में आ जाएगा। गाढ़ा से क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज मोर वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो आयन फॉर्म करना क्या कर देगा, कम कर देगा, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना आयन बना रहा है उतना आयन तो वो बनाएगा ही, तो चाहे उसे मैं डाइल्यूट कर दूं या कॉन्सेंट्रेटेड, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा। ठीक है, केमिकली वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा। ठीक है, या अगर मान लो मैं ले लेता हूं एक वीक एसिड को, जैसे कि मैंने ले लिया HCH3COH हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, मैंने इथेनॉइक या एसिटिक एसिड जो बोलना है, एसिटिक एसिड को मैंने ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैंने डाइल्यूट से क्या बना दिया, कॉन्सेंट्रेटेड। मैंने यहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या कर दिया, कम। वाटर का अमाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रिपेयर कर रहा है, तो ये हमारा वीक ही है। ठीक है, चाहे आप इसे कॉन्सेंट्रेटेड कर दे या डाइल्यूट कर दे या कुछ भी कर दे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट अलग टर्म है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों अलग टर्म है। ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड डिफाइन करता है क्या, कि कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस उसमें प्रिपेयर हो रहा है ना, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस उसमें प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन वही स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड डिपेंड करता है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए यहां से हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड आई थिंक क्लियर हो जाता है ना। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टर्म के ऊपर, जो कि है क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड। जरा समझिएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड है क्या। तो जब हम एसिड को, समझना मेरी बात को, जब हम एसिड को क्या करते हैं किसी वाटर में, जब हम एसिड को वाटर में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशंस में रिएक्ट कराते हैं, जब हम एसिड को वाटर से या किसी एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे तो होगा ही होगा। तो उसी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, उसका बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, सोडियम से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, या CH3COH। ठीक है, जब मैंने इसे क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है उसे रिप्लेस कौन कर रहा है, सोडियम। देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम आ गया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास फास्फोरिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन है इसे रिप्लेस कौन कर रहा है, पोटासियम। तो यहाँ पे क्या आ गया, पोटासियम आ गया, हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो गया। तो इसी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जब वो वाटर या किसी एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होगा, जरा देखिएगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, एक ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोबेसिक। क्या कहलाएगा हमारा ये, इसे हम बोलेंगे मोनोबेसिक। अगर 2 करेगा तो डाई बेसिक, 3 करेगा तो ट्राई। जैसे देखिए यहाँ पे CH3COH, यहाँ ये वाला रिलीज करता तो मैं कहता कि 3 हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे आप एक हमारे पास है ना, और वहां पे एक ही आया, तो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक। फास्फोरिक एसिड में यहाँ पे कितना हाइड्रोजन एटम है, 3 है। ठीक है, रिप्लेस कितना कर रहा है, पूरा का पूरा 3 कर रहा है, वहां पे K3 आगे आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हाइड्रोजन ही गायब कर दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक। फास्फोरिक, सॉरी, ये हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें देख रहे हैं आप, पोटासियम क्या कर रहा है, इसे रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन एटम को कर रहा है, देख सकते हैं 2 है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, डाई बेसिक। ठीक है, डाई बेसिक। तो वेरी सिंपल, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाएगा। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाएगा। और अगर 1 करेगा तो मोनोबेसिक, 2 करेगा तो डाई बेसिक, 3 करेगा तो ट्राई बेसिक। ठीक है, नाउ 4 रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, नाउ अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिसिटी ऑफ एसिड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट बट अपॉन द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। वही बात जैसा कि मैंने बोला कि अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसके पास 3 और 1 4 था, लेकिन रिप्लेस कितना किया, 1।
रिप्लेस कितना किया, एक। प्रेजेंट कितना, 3 और 1 4, लेकिन रिप्लेस कितना कर रहा है, 1। तो कितना उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो मायने नहीं रखता, वो कितने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है वो मायने रखता है, ठीक है। तो जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है वही डिफाइन करता है, वही डिसाइड करता है कि वो हमारा मोनोबेसिक होगा, डाइबेसिक होगा या ट्राइबेसिक होगा। उसमें कितना हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो डिसाइड नहीं करता है कि वो हमारा मोनोबेसिक होगा, डाई होगा या ट्राइबेसिक होगा, ठीक है। मतलब वो डिसाइड नहीं करता कि उसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, समझ में आई बात। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम डिसाइड नहीं करता, डिसाइड कौन करता है, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम डिसाइड करता है कि वो हमारा किस तरीके का एसिड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।